दोस्तों यूं तो अलग अलग टाइप की फिल्में हमेशा बनती ही रहती हैं। जहां कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो उस समय के हिसाब से बनाई जाती हैं, जो सारी चीजें उस समय दुनिया में और लोगों की जिंदगी में आसपास चल रही होती हैं। तो वहीं कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अपने समय से आगे की होती हैं, मतलब इनमें वो कहानी हमें देखने के लिए मिलती है जो बहुत एडवांस होती है, और जिस समय ये फिल्में रिलीज होती हैं उस समय लोग इन फिल्मों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता है तो लोग इन फिल्मों को समझते हैं और इनको पसंद करने लगते हैं। और इन दोनों ही तरह की फिल्मों के बाद में जो तीसरी फिल्में होती हैं वो आती हैं कन्नड़ा सिनेमा के डायरेक्टर उपेंद्र की फिल्में। उपेंद्र की फिल्मों की खास बात यह है कि उनकी फिल्मों में टाइम की कोई बाउंडेशन ही नहीं है। उन्होंने अपने करियर में कोई भी फिल्म कभी भी बनाई हो, चाहे 90s में बनाई हो या फिर 2000 के बाद बनाई हो, उनके द्वारा बनाई गई ये सारी फिल्में ऐसी हैं कि इनको आप कभी भी देखेंगे ये आपको बिल्कुल रिलेवेंट ही लगेंगी। मतलब बिल्कुल एक अलग ही तरह का सिनेमा हमें कंटिन्यूअसली उपेंद्र की फिल्मों में देखने के लिए हमेशा मिलता ही रहा है। और उपेंद्र ने अपने करियर में जितनी भी फिल्में खुद लिखी हैं और डायरेक्ट की हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा यूनिक हैं। खासकर से उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्मों की बिल्कुल एक अलग ही फैन फॉलोइंग और लोगों के बीच में बिल्कुल एक अलग ही दीवानगी है। चाहे बतौर डायरेक्टर साल 1995 में उनकी फिल्म ओम हो, जो उस समय कन्नड़ा सिनेमा में बिल्कुल इंडस्ट्री हिट रही थी, जिसमें हमें शिव राजकुमार नजर आए थे। और आज भी कन्नड़ा सिनेमा में फिल्म ओम की इतनी फैन फॉलोइंग है कि जब भी ये फिल्म री रिलीज भी होती है तो इसको सिनेमा हॉल में इतने लोग देखने के लिए जाते हैं जितने किसी नई फिल्म को देखने के लिए तक नहीं जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म ओम का ही अनऑफिशियल रीमेक सनी देओल की फिल्म अर्जुन पंडित थी। इसके बाद 1998 में उपेंद्र ने फिल्म डायरेक्ट की ए, जो एक बहुत ही अलग तरह की फिल्म थी। एक तो अपनी फिल्म का टाइटल ही ए रखना एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था। अगर आप साल 1998 में आई उपेंद्र की फिल्म ए को आज भी देखेंगे तो आपको आज भी लगेगा कि ये फिल्म आज भी इस समय से आगे की फिल्म है। मतलब फिल्म ए के शुरुआती 15 मिनट ही आपका दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से घुमा देंगे और आपको लगेगा कि आप ये क्या देख रहे हैं। और शुरुआती 15 मिनट में ही स्क्रीन पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ आता है दी एंड। और स्क्रीन पर दी एंड लिखा हुआ देखकर लोग ये हैरान हो जाते हैं कि क्या सच में ये फिल्म खत्म हो गई है। लेकिन तब पता चलता है कि फिल्म के अंदर भी एक फिल्म चल रही होती है और इसकी बिल्कुल एक अलग ही कहानी होती है। उस समय उपेंद्र ने फिल्म ए में ऐसी ऐसी टेक्निक यूज की थी जिसके बारे में इंडियन सिनेमा में लोग सोच भी नहीं सकते थे। एक तो इसमें हमें मल्टीपल फ्लैशबैक देखने के लिए मिलते हैं, मतलब एक फ्लैशबैक तो ऑलरेडी चल रहा है लेकिन उसके अंदर भी एक फ्लैशबैक चल रहा है। इसके अलावा रिवर्स स्क्रीन प्ले का भी इसमें यूज हुआ था और ये शायद इंडिया की तो ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें रिवर्स स्क्रीन प्ले हमें देखने के लिए मिला था। यहाँ तक कि उनकी फिल्म ए दुनिया की कुछ ऐसी गिनी चुनी फिल्मों में आती है जिनमें काफी स्टार्टिंग में रिवर्स स्क्रीन प्ले देखने के लिए मिला था। हालांकि इसको यूज करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है और आज भी कई फिल्म मेकर्स इसको अपनी फिल्मों में यूज नहीं करते हैं। जैसे हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में आपने ऐसे कई रिवर्स स्क्रीन प्ले वाले सीन देखे ही होंगे। जैसे इसके एक सीन में रणबीर कपूर आते हैं और सीधे गला दबाकर अपने जीजा को मार डालते हैं, जो देखकर ऑडियंस बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। और बाद में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। ये था रिवर्स स्क्रीन प्ले, जिसे साल 2023 में फिल्म एनिमल में देखने के बाद भी लोग हैरान हो गए थे। तो जरा आप सोचिए कि इस टाइप की टेक्निक का यूज उपेंद्र ने साल 1998 में कर लिया था। और आज जितने भी लोग संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों को देखकर ये बोलते हैं कि उनकी फिल्मों में महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती है और उन्हें बहुत ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, जिसके एक सीन को लेकर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था, जिसमें रणबीर कपूर तृप्ति डिमरी से अपना जूता चाटने के लिए बोलते हैं। और जो लोग इस सीन को लेकर ऑफेंड हुए थे उनसे बस इतना ही कहना है कि अगर आप उपेंद्र की फिल्म ए देख लेंगे तो आपकी कई रातों की नींद उड़ जाएगी और आपको ये समझ में आने लगेगा कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्में तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बतौर डायरेक्टर उपेंद्र की सोच का कोई भी जवाब नहीं है और उनका दिमाग कहां तक जा सकता है इस बारे में कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि खुद संदीप रेड्डी वांगा और केजीएफ और सालार जैसी फिल्में डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर प्रशांत नील भी उनकी फिल्मों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। उनके द्वारा 90s में बनाई गई ज्यादातर फिल्में भी लोगों को एक बार में समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब बाद में लोगों को ये फिल्में समझ में आती हैं और उपेंद्र का विजन समझ में आता है तो भाई साहब ये फिल्में कल्ट बन जाती हैं। अभी हाल ही में उपेंद्र की फिल्म रिलीज हुई है यूआई, जिसके कई रिव्यू पॉजिटिव भी आ रहे हैं और कई नेगेटिव रिव्यू भी आ रहे हैं, जिसके स्टार्टिंग में ही हमें एक अजीबोगरीब वार्निंग देखने के लिए मिलती है, इफ यू आर इंटेलिजेंट देन लीव द थिएटर एंड इफ यू आर अ फूल वॉच दिस मूवी।
और एक बात की तो गारंटी है, जितने लोगों ने भी फिल्म यूआई को देखकर इतनी जल्दी उसका नेगेटिव रिव्यू कर दिया है, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो ये फिल्म समझ में भी नहीं आई है। फिल्म यूआई के जरिए उपेंद्र ने कैसे एक फिल्म में पूरी दुनिया को आईना दिखा दिया है, ये केवल उपेंद्र ही कर सकते हैं। खैर, उपेंद्र की फिल्म यूआई के बारे में और उनकी और बाकी फिल्मों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको उनकी साल 1998 में आई फिल्म ए की एक बेसिक कहानी का आइडिया देता हूँ, जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उपेंद्र की फिल्में किस लेवल की होती हैं। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात को एक पागल खाने से, जहां पर एक पागल वहां के गार्ड को मारकर फरार हो जाता है। हालांकि सड़क पर वो हमें दौड़ता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन कैमरे का मूवमेंट ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वो ही दौड़ रहा है, और दौड़ते टाइम पर उसकी तेज चलने वाली सांसें भी हमें सुनाई देती हैं। पुलिस उसका पीछा करती है और वो रास्ते में एक आदमी को मारकर उसकी रिवॉल्वर छीन लेता है, और सुबह सुबह वो सीधे गणेश मंदिर जाकर पहुंच जाता है, जहां पर मंदिर में भी वो काफी तोड़फोड़ करता है और गणेश जी के सामने बंदूक निकालकर बोलता है कि आप यहाँ पर आराम से बैठे हो और बाहर बुरे लोग मजे कर रहे हैं और अच्छे लोग परेशान हो रहे हैं। पॉलिटिशियंस भी अपने पावर का गलत यूज कर रहे हैं, और भी वो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोलता है और बोलता है कि आपको ये सारी चीजें ठीक करनी चाहिए, और अगर आप ये ठीक नहीं कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर पूजा करवाने का कोई भी अधिकार नहीं है। और वो गणेश जी की मूर्ति उठाकर एक कुएं में फेंक देता है और खुद गणेश जी के स्थान पर बैठ जाता है और पुजारी को बंदूक दिखाकर बोलता है कि अब मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, मैं इस दुनिया से सारे बुरे कामों को खत्म करूंगा। और बेचारा डरा सहमा पुजारी भी उनकी पूजा करने लगता है। इसके बाद वो बाहर आकर मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को भी बोलता है कि अंदर जाओ और वहां पर चैन से रहो, और मंदिर के बाहर बस आई एम गॉड, गॉड इज ग्रेट, आई एम गॉड, गॉड इज ग्रेट का नारा लगाते हुए निकल जाता है। और दौड़ते हुए सड़कों पर बंदूक लहराते हुए वो एक शोरूम में जाता है, वहां पर मारपीट करता है और वहां से एक शेरवानी पहनकर बाहर निकल आता है। आगे चलकर उसको सड़क पर बैठा हुआ एक सिगरेट पीता हुआ आदमी दिखाई देता है, तो वो उससे बोलता है कि ये वर्किंग आवर है और तुम यहाँ पर बैठकर आराम क्यों कर रहे हो। तो वो आदमी बोलता है कि मेरे पास काम करने का समय नहीं है। तो बस इतना सुनने के बाद वो उसको तुरंत गोली मार देता है। यहाँ पर इसी से मिलता जुलता एक सीन आपने चियान विक्रम की फिल्म अपरिचित में भी देखा होगा, जहाँ अपरिचित में भी चियान विक्रम एक ऐसे ही आलसी आदमी को मार देते हैं, जो फिल्म 2005 में आई थी और उपेंद्र की ये फिल्म 1998 में आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टर एस शंकर भी उपेंद्र की फिल्मों से और उनके सीन्स से कहीं न कहीं इंस्पायर्ड रहे हैं। खैर, सीन आगे बढ़ता है और आगे हमें दिखाया जाता है कि एक पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, जहां पर कई लोग इनको घेर कर खड़े हैं और पत्नी अपने पति के ऊपर काफी गुस्सा हो रही है और काफी चिल्ला रही होती है। तो ये सीधा जाकर उसके पति को गोली मार देता है और ये देखकर सारे लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उपेंद्र को बोलने लगती है कि मेरे पति को तुमने क्यों गोली मार दी है। तो उपेंद्र उससे बोलते हैं कि वो तुम्हें परेशान कर रहा था और अब तुम आराम से जी सकती हो, तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो लेडीज फिर भी काफी चिल्लाने लगती है और उपेंद्र बाद में उस लेडीज को भी गोली मार देते हैं और उन दोनों के बच्चे को बोलता है कि इस दुनिया में मेरे जैसा ही बनना है। ऐसे ही आगे चलकर वो एक और गरीब आदमी की मदद करता है, एक अमीर आदमी के घर में घुस जाता है और गरीब आदमी को एक कार में बैठाता है। इसके अलावा हमें कुछ और रैंडम सीन देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर वो एक लड़की को अपनी गोद में उठाकर एक सुनसान घर में जिंदा जलाने के लिए ले जाता है, और बस इसके बाद में पर्दे पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ नजर आता है दी एंड। हालांकि बाद में पता चलता है कि ये फिल्म ए के अंदर एक और फिल्म ए चल रही थी, जिसको डायरेक्टर सूर्या ने लिखा था और डायरेक्ट किया था। लेकिन ये फिल्म इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी कि सेंसर बोर्ड ने इस पूरी फिल्म में जगह जगह पर बहुत सारे कट लगाकर मात्र 20 मिनट की फिल्म रिलीज करने के लिए दी है, जहां पर इसका क्लाइमैक्स सीन भी बहुत ही आधा अधूरा है और ये फिल्म बिल्कुल अचानक से खत्म हो जाती है। एक फॉरेनर मरीना ये फिल्म देख रही होती है और उसे लगता है कि ये फिल्म पूरी बननी चाहिए और इसके क्लाइमैक्स को फिर से शूट होना चाहिए। लेकिन तब उसे पता चलता है कि डायरेक्टर सूर्या जो किरदार फिल्म में उपेंद्र ने निभाया है, वो एक एक्ट्रेस चांदनी के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन चांदनी उनके प्यार को रिजेक्ट कर देती है और उसके बाद वो दारू पीने लगते हैं। और इसके बाद उन्होंने किसी भी फिल्म को शूट नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी आधी अधूरी फिल्म ए को भी कंप्लीट नहीं किया। सूर्या की हालत अब इतनी खराब है कि हर रात वो चांदनी के घर के आसपास अपने प्यार की लालसा में घूमता ही रहता है, जहां पर चांदनी के लिए काम करने वाले गार्ड उसे हमेशा भगा देते हैं। लेकिन जब सूर्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो चांदनी सूर्या को ले जाकर बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दो। और सूर्या इतना सुनने के बाद उस बिल्डिंग से बिना कुछ सोचे समझे ही नीचे छलांग लगा देता है। हालांकि इसके बाद में सूर्या यहाँ पर बच तो जाता है, लेकिन उसको काफी गंभीर चोटें आती हैं
और मरीना और उसकी टीम सूर्या की ये हालत देखने के बाद में सूर्या को हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाती है। यहाँ पर हॉस्पिटल में सूर्या का इलाज चल रहा होता है, तभी वहाँ पर सूर्या की बैक स्टोरी हमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर के द्वारा बताई जाती है कि कैसे सूर्या एक समय एक बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर हुआ करता था और उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं। सूर्या अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता था और उसके दिल में प्यार के लिए कोई भी जगह नहीं थी। और फिल्म की शूटिंग के टाइम पर सूर्या का बिहेवियर अपनी फिल्म की एक्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा रूड हुआ करता था। लेकिन सूर्या की फिल्मों में काम करने वाली ज्यादातर एक्ट्रेस अक्सर सूर्या के प्यार में पड़ जाती थीं, लेकिन सूर्या उनमें से किसी को भाव तक नहीं देता था। इसी चक्कर में एक फिल्म की कई हीरोइनें बदलनी पड़ जाती थीं। ऐसे ही एक बार बिल्कुल एक नई एक्ट्रेस चांदनी उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए आती है और चांदनी भी सूर्या के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन सूर्या के दिल में चांदनी के प्यार के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। यहाँ तक कि वो कई बार चांदनी को ये समझाने की कोशिश भी करता है कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, सब केवल और केवल अपना ही फायदा देखते हैं और चांदनी को भी उससे प्यार नहीं करना चाहिए और अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन चांदनी का ये कहना होता है कि वो सूर्या से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उस प्यार को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और इससे परेशान होकर सूर्या चांदनी का एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान लेता है, जहां चांदनी को वो एक पहाड़ के ऊपर ले जाता है और वहां पर एक घेरा बनाकर उसको बंद कर देता है और चांदनी के सामने एक चलती हुई जीप को छोड़ देता है और वो बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस घेरे से बाहर मत आना। अपने सामने से तेज रफ्तार में दौड़ती हुई कार को देखकर चांदनी यहाँ पर डर तो बहुत ज्यादा जाती है, लेकिन वो अपनी आंखें बंद करके इस घेरे में ही खड़ी रहती है और बाद में तेज रफ्तार से दौड़ती हुई ये कार चांदनी के जस्ट सामने आकर रुक जाती है। एक्चुअली सूर्या ने इस कार को एक रस्सी से बांध दिया था और ये कार चांदनी के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन चांदनी के इतना करने के बावजूद भी सूर्या को यकीन नहीं होता है कि वो उससे प्यार करती है। तो वो चांदनी को ले जाकर एक जलती हुई आग में अपना हाथ डालने के लिए बोलता है और बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस आग में अपना हाथ डालो। और चांदनी यहाँ पर भी अपने प्यार को साबित करने के लिए इस जलती हुई आग में हाथ डाल देती है और उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है। तो कुछ ऐसे ही सीन के बाद में फाइनली सूर्या को ये यकीन हो जाता है कि चांदनी वाकई में उससे प्यार करती है। हालांकि यहाँ पर इतने सारे इवेंट्स का सामना करने के बाद में चांदनी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। लेकिन अब सूर्या बिल्कुल आंख बंद करके चांदनी से प्यार करने लगता है। लेकिन इसके जब कुछ दिन बाद में सूर्या चांदनी से मिलने के लिए जाता है तो चांदनी हमें एक बड़े से घर में एक बड़े बिजनेसमैन की रखेल बनी हुई नजर आती है और अचानक से चांदनी को ऐसे रूप में देखने के बाद सूर्या बिल्कुल हैरान हो जाता है और ये देखने के बाद वो चांदनी से बोलता है कि ये सारी चीजें बेकार हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो चांदनी यहाँ पर सूर्या को बताती है कि तुम्हारा जिंदगी के प्रति नजरिया अलग है, मेरी सोच अब पूरी तरह से बदल गई है। इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, सब केवल और केवल पैसे के लिए ही भागते हैं। और वो एक और फ्लैशबैक में अपनी कहानी बताने लगती है कि कैसे उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और कैसे चांदनी और उनकी मां की जानकारी के बिना उनके पति की एक और पत्नी थी और अपनी पूरी जायदाद भी उन्होंने उनके नाम कर दी थी और कैसे पिता की मृत्यु के बाद में ये लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए थे और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। यहाँ तक कि उनका भाई भी उन्हें छोड़कर चला गया था और उसकी भी ये सोच हो गई थी कि इस दुनिया में केवल और केवल पैसा ही सब कुछ है। और यहाँ पर अपना फ्लैशबैक बताते टाइम पर चांदनी सूर्या के द्वारा उसको परेशान किए गए टॉर्चर के बारे में भी बताती है कि तुम भी पहले ऐसा ही सोचते थे, लेकिन अब सूर्या चांदनी से बोलता है कि तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है, मेरे अंदर प्यार को जगा दिया है और अब मैं सारी चीजें छोड़कर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन चांदनी उसके प्यार को ठुकरा देती है और इसके बाद में सूर्या केवल और केवल ड्रिंक करने लगता है, किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं करता है और उसका परिवार पूरी तरह से रोड पर आ जाता है। और यहाँ पर फिल्म की कहानी अब फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर उपेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और यहाँ हॉस्पिटल में मरीना और उनकी टीम उनकी देखरेख कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल से वो भाग जाते हैं। सूर्या का प्यार केवल और केवल चांदनी के लिए ही था और वो मरीना को समझाता है कि तुम विदेशी क्या समझोगे इंडियन के प्यार को। सूर्या ने चांदनी से केवल बाहर की सुंदरता को देखते हुए प्यार नहीं बल्कि उसकी इनर ब्यूटी को देखते हुए प्यार किया है और मरते दम तक उससे प्यार करता रहेगा। और ये बोलकर सूर्या वहां से निकल जाता है और यहाँ पर सूर्या जा ही रहा होता है कि रात के समय में एक नई एक्ट्रेस अर्चना कुछ गुंडों से भागकर सूर्या के पास आती है और सूर्या उसको बचाता है और गुंडों की बहुत ज्यादा पिटाई करता है। लेकिन बाद में अर्चना सूर्या को बताती है कि ये सारे गुंडे चांदनी ने ही उसके पीछे छोड़े हैं और वो वाकई में बहुत बुरी है, कैसे वो पॉलिटिशियंस की रखेल बनी हुई है और बहुत सारे गलत काम कर रही है।
हालांकि पहले तो सूर्या को अर्चना की बातों के ऊपर यकीन नहीं होता है, लेकिन अर्चना बाद में सूर्या को वहां पर लेकर जाती है जहां से सूर्या को नजर आता है कि चांदनी वाकई में कई पॉलिटिशियंस के साथ में पार्टी कर रही है। और बाद में अर्चना सूर्या को बताती है कि कैसे कुछ पॉलिटिशियंस ने चांदनी को सूर्या के पास में भेजा था कि सूर्या डिस्ट्रैक्ट हो जाए और अपनी फिल्म ए को बीच में ही छोड़ दे। इसीलिए चांदनी ने सूर्या से झूठे प्यार का नाटक किया और उसकी फिल्म ए कभी बन ही नहीं पाई। एक्चुअली सूर्या जो फिल्म ए बना रहा था वो एकदम रियल फिल्म थी और कई पॉलिटिशियंस के काले कारनामे इसमें देखने के लिए मिलने वाले थे। और इसी के डर से पॉलिटिशियंस ने चांदनी को हायर किया और सूर्या को ये फिल्म बनाने से रोका। और जब सूर्या को यह पता चलता है तो उसका रो रो कर बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। इधर अगले ही दिन चांदनी पुलिस को पैसे देकर सूर्या, उसके पिता और अर्चना को गिरफ्तार करने के लिए बोलती है और पुलिस इनके ऊपर सेक्स रैकेट का झूठा केस बनाती है और गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। और रास्ते में सूर्या को चांदनी भी नजर आती है, जिससे सूर्या को ये यकीन हो जाता है कि ये सब चांदनी ने किया है। हालांकि बाद में फॉरेनर मरीना इनकी जमानत करवाती है और ये जेल से बाहर आ जाते हैं। और अब इतना सब होने के बाद में सूर्या को समझ में आने लगता है कि चांदनी ने उसे बर्बाद करने के लिए ये सब किया है। और सूर्या दोबारा से अपना कैमरा उठाता है और बोलता है कि फिल्म ए वो अब पूरी कंप्लीट करेगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सूर्या कई और फिल्में बना रहा है और धीरे धीरे सुपरस्टार बनता जा रहा है। और सूर्या रियल में अपना कैमरा लेकर कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा किए जाने वाले गलत कारनामों को भी शूट करता है। और जब वो अपनी पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर लेता है तो बोलता है कि अब केवल इसका क्लाइमैक्स शूट होना बाकी है। जिस क्लाइमैक्स का सीन ये था कि जिसमें चांदनी को वो एक घर में ले जाता है और इस जलते हुए घर में चांदनी की मौत हो जाती है। और सूर्या बोलता है कि पूरी फिल्म में बिल्कुल रियल शूट हुई है तो फिल्म का क्लाइमैक्स भी बिल्कुल रियल ही होगा। और सूर्या चांदनी को लेने के लिए उसके घर जाता है, जहां पर चांदनी कई बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के बीच में रखेल बनी हुई थी। और यहाँ पर चांदनी जिस बिजनेसमैन के साथ में इंगेज होती है उसको भी वो गोली मार देता है। और यहाँ पर ये सारी चीजें सूर्या का कैमरामैन शूट कर रहा होता है। और फाइनली सूर्या चांदनी को उठाकर एक सुनसान बने हुए घर में ले जाता है, जहाँ पर फिल्म के क्लाइमैक्स सीन के हिसाब से चांदनी को इस घर के अंदर बांधना होता है और इस घर में रियल में आग लगानी होती है। और इधर मरीना और अर्चना को पता चलता है कि सूर्या ये क्लाइमैक्स बिल्कुल रियल में शूट करने वाला है, तो वो तुरंत अपनी जीप में बैठकर वहां के लिए भागते हैं। लेकिन तब तक सूर्या इस कैमरे को लगा के इस घर में चांदनी को बांध देता है और चारों तरफ आग लगा देता है। और इस घर के अंदर बंधी हुई चांदनी, उपेंद्र और जलता हुआ घर कैमरे में रियल में रिकॉर्ड हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर अचानक से सूर्या देखता है कि चांदनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चांदनी उससे बोलती है कि वो सूर्या से प्यार करती है। हालांकि पहले तो सूर्या को चांदनी की बातों के ऊपर यकीन नहीं होता है, लेकिन जब चांदनी बार बार बोलती है तो सूर्या को यकीन हो जाता है। और सूर्या उसे जैसे ही गले लगाता है तो चांदनी उसे बाहर की तरफ धक्का दे देती है और पैसे एक बैग में भरने लगती है। और सूर्या जलते हुए घर से बाहर आ जाता है और उसको ऐसा प्रिटेंड होता है कि चांदनी ये सारे पैसे एक बैग में रखकर भाग गई है। लेकिन तभी वहां पर मरीना, अर्चना और कुछ और लोग भी आ जाते हैं। और अर्चना यहाँ पर सूर्या को यह समझाने की कोशिश करती है कि चांदनी बुरी नहीं थी, उसने तुम्हें सुधारने के लिए ये किया है। लेकिन सूर्या को यकीन नहीं होता है। वो बोलता है कि चांदनी उसके सामने बैग में पैसे भर रही थी और वो इस जलते हुए घर से भाग गई होगी। लेकिन अर्चना सूर्या को सच बताती है कि चांदनी चाहती थी कि सूर्या अपनी फिल्म ए को बिल्कुल रियल तरीके से ही शूट करे। और अर्चना सूर्या को बोलती है कि चांदनी ने तुम्हारे सामने गलत बनने का नाटक इसीलिए किया है कि तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो और तुम इस बदले की भावना को लेकर अपनी फिल्म ए को कंप्लीट करो। लेकिन सूर्या को अब भी अर्चना की बातों के ऊपर यकीन नहीं आता है, तो बाहर लगे हुए कैमरे की कैसेट को ये देखते हैं, जिस कैमरे में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थीं। तो इस कैमरे में जलती हुई चांदनी हमें नजर आती है। और सूर्या ये देखने के बाद बिल्कुल पागल हो जाता है और इस जले हुए घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ पर आधी जली हुई चांदनी बहुत ही बेहाल हालत में सूर्या को मिलती है और चांदनी सूर्या से बोलती है कि वो सच में सूर्या से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो चाहती थी कि वो अपनी फिल्म ए को कैसे भी करके कंप्लीट करे। और यहाँ पर वो सूर्या को जो रियल सच्चाई है वो बताती है कि कैसे सूर्या के द्वारा बनाई जा रही फिल्म ए को लेकर कई बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस काफी परेशान थे और कैसे ये सारे करप्ट पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन मिलकर चांदनी के साथ में और उनकी बहनों के साथ में बलात्कार करते हैं और इसका एक टेप भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनके पिता को भी मार देते हैं। और चांदनी को बोलते हैं कि वो जैसा उससे कहेंगे अगर वो वैसा नहीं करेगी तो ये टेप पूरे मार्केट में रिलीज हो जाएगा। और इस तरह से चांदनी को ब्लैकमेल करने के बाद में उन्होंने सूर्या के पास में भेजा था कि वो अपनी फिल्म ए ना बना पाए। इसीलिए चांदनी ने पहले सूर्या का विश्वास जीतने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी,
जिससे सूर्या अंदर से टूट गया और उसने अपनी फिल्म ए को बीच में ही बंद कर दिया। और यहाँ पर मरते टाइम पर चांदनी सूर्या से बोलती है कि वो चाहती है कि वो ऐसे पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का ऐसा खुलासा करता ही रहे और अपनी फिल्म ए को कंप्लीट करके वो रिलीज करे और ऐसी फिल्में और भी बनाता रहे। और चांदनी की मृत्यु हो जाती है और सूर्या एक अच्छे डायरेक्टर के तौर पर ऐसी फिल्में आगे बनाता ही रहता है। तो कुछ ये थी फिल्म ए की कहानी, जो शायद आपको सुनते टाइम पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि ये साल 1998 में बनाई गई फिल्म है। जिस तरह से इसके स्क्रीन प्ले में फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक और रिवर्स स्क्रीन प्ले का यूज हुआ है वो वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है। उस समय इसका बजट लगभग 1,25,00,000 रुपए के आसपास रखा गया था और फिल्म ने लगभग 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। और आज भी कन्नड़ा सिनेमा में उपेंद्र की 1998 में आई फिल्म ए एक कल्ट फिल्म बनी हुई है। फिल्म के अजीबोगरीब टाइटल ए के बारे में भी उपेंद्र का ये कहना था कि उन्हें लगता था कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट ही मिलेगा, इसी वजह से उन्होंने अपनी फिल्म का टाइटल ए ही रख दिया था। और ए को लेकर उपेंद्र का ये कहना था कि इसका मतलब उनके लिए एडल्ट ऑडियंस नहीं है बल्कि मैच्योर ऑडियंस है, जो उनके द्वारा बनाई गई इस फिल्म की कहानी को और थीम को समझ सके। और उस समय उन्होंने अपनी इस फिल्म की टैगलाइन ही ये रखी थी, ओनली फॉर इंटेलिजेंट पीपल। कन्नड़ा में तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और लगभग 25 हफ्तों से ज्यादा लगातार वहां पर चलती ही रही थी। इसके अलावा इसका तेलुगु वर्जन भी आंध्र प्रदेश में लगभग 100 दिनों से ज्यादा चलता रहा था। फिल्म की पॉपुलैरिटी और कल्ट फैन फॉलोइंग को देखते हुए साल 2007 में इसको तमिल में भी अदावदी के नाम से बनाया गया था। और जिस तरह की ये फिल्म है आज भी ये हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि इसकी स्टोरी इतनी यूनिक थी कि अगर ये फिल्म आज भी हिंदी में कोई रीमेक बनाएगा तो ये फिल्म जरूर चलेगी। आपका फिल्म ए के बारे में और उपेंद्र की बाकी फिल्मों के बारे में क्या कहना है और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर उपेंद्र की और बाकी फिल्मों के बारे में भी जानना चाहते हैं, जैसे उपेंद्र हुई, सुपर हुई, उप्पी 2 हुई या यूआई हुई, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम ऐसा ही वीडियो उनकी एक और फिल्म के ऊपर प्लान करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।